ट्रंप को इन दिनों एक नया बुखार चढ़ा है। ट्रंप ने खुद तो भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। रूसी तेल खरीदारी को लेकर इसमें 25% का ऐलान हुआ, लेकिन अब चीन के खिलाफ खुद मोर्चा ना खोलकर नेटो को आगे करने की उनकी मंशा अब खुलकर सामने आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को एक ओपन लेटर लिखा। इस लेटर में ट्रंप ने मांग की कि अब नेटो देश चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाएं। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, वैसे ही टैरिफ की उम्मीद अब डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों से कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया है। नेटो सदस्यों और दुनिया को संबोधित एक पत्र में ट्रंप ने लिखा, मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं। जब सभी नेटो देश सहमत हो जाएंगे और ऐसा करना शुरू कर देंगे, और जब सभी नेटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटो की जीत की प्रतिबद्धता 100% रही है और कुछ देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली रही। यह रूस के साथ आपकी बातचीत की स्थिति और सौदेबाजी की शक्ति को बहुत कमजोर करता है। ट्रंप ने गठबंधन से मिलकर काम करने का आग्रह किया और कहा कि अगर नेटो सदस्य प्रतिबंधों पर सहमत हो जाते हैं या एकमत हो जाते हैं तो वह इसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, खैर मैं भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, बस बताइए कब। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे प्रस्ताव रखा कि नेटो मॉस्को पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए उस पर भारी शुल्क लगाए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, मेरा मानना है कि यह और नेटो एक समूह के रूप में चीन पर 50 से 100% शुल्क लगाएगा, जिससे रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। इस घातक लेकिन हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने में भी बहुत मददगार होगा। चीन का रूस पर एक मजबूत नियंत्रण और यहां तक की पकड़ भी है, और यह शक्तिशाली शुल्क उस पर पकड़ को तोड़ देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि खुद चीन पर टैरिफ लगाने में असमर्थ डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों से आग्रह कर रहे हैं कि वो चीन पर टैरिफ लगा दें। अब तक खुद अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ नहीं लगा पाया है। 100% छोड़िए, 1% टैरिफ भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर लगा नहीं पाए हैं। लेकिन अब वह नेटो देशों से उम्मीद कर रहे हैं कि वह पहले चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाएं। उन्होंने नेटो को चेतावनी तक दी कि उनके प्रस्तावों पर अमल न करना अमेरिकी संसाधनों की बर्बादी होगी। उन्होंने कहा कि अगर नाटो ऐसा करता है जैसा कि मैं कह रहा हूं, तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और उन सभी की जान बच जाएगी। अगर नहीं तो आप बस मेरा समय और संयुक्त राज्य अमेरिका का समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यह ओपन लेटर धमकी भरा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। उनका आह्वान कम, यह नेटो देशों के लिए ऑनर्डर ज्यादा लग रहा है। अब देखना होगा कि नेटो देश ट्रंप की इस चिट्ठी का कैसे जवाब देते हैं। उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सच में नेटो देशों में इतनी हिम्मत है कि वह अमेरिका से पहले चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगा दे। भारत पर टैरिफ ठोकने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अब अकेले पड़ गए हैं। पूरी दुनिया पर बार बार भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बनाने वाले अमेरिका के हाथ में अब क्या आया, इसे लेकर खुद ट्रंप को एहसास हो रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जहां वो भारत को दबाने की कोशिश में लगे थे और रूस को घुटने पर लाने का सपना देख रहे थे, वो तो मानो बिना यूरोप के धरा रहने वाला है। नतीजतन अमेरिका अब खुले तौर पर मंचों से ऐलान कर रहा है कि यूरोप को भारत पर टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिका ने अब G7 समूह के देशों से भारत के ऊपर भारी टैरिफ लगाने की मांग की है। G7 देशों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में रूस पर प्रतिबंधों और रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर संभावित शुल्क लगाने को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत का नाम लेकर कहा कि जरूरत है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर अमेरिका की तरह G7 देश भी टैरिफ लगाएं। इस बैठक में अमेरिका ने अपने सहयोगियों से रूसी तेल खरीदारों पर टैरिफ लगाने की अपील की। बता दें, G7 समूह की अध्यक्षता कर रहे कनाडा की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने बैठक की अध्यक्षता की थी। बाद में बयान जारी हुआ जिसमें बताया गया कि कैसे रूसी तेल खरीदारों पर टैरिफ लगाने की मांग अमेरिका की तरफ से की गई है। बयान में बताया गया कि यह बैठक यूक्रेन के युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में शामिल अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीन ने एक अलग बयान में कहा कि उन्होंने वित्त मंत्रियों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने में अमेरिका के साथ शामिल होना चाहिए। बेसेंट और ग्रीन ने कहा, केवल एक एकाकीकृत प्रयास से जो पुतिन की युद्ध मशीन को फंडिंग करने वाले राजस्व के स्रोत को रोक दे,
हम इस निरर्थक नरसंहार को रोकने के लिए पर्याप्त आर्थिक दबाव डाल पाएंगे। उप बयान में कहा गया कि जरूरत यह है कि अमेरिका के सहयोगी भी रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाएं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस टैरिफ की दुहाई अमेरिका दे रहा है, उसने आज तक रूसी तेल खरीदारी के मामले पे सबसे टॉप पर रहा चीन पर कोई टैरिफ की घोषणा नहीं की। उसे तो बल्कि टैरिफ के मामले में रियायतें दी गईं। लेकिन जो दूसरे नंबर पर रूस से तेल खरीदता है, यानी भारत, उस पर लगातार अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप या अमेरिका में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन पर टैरिफ का ऐलान कर सके। सब सिर्फ भारत पर कूद पड़ना चाहते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इससे पहले G7 और यूरोपीय संघ के सहयोगियों से भारत और चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने की अपील की थी। अमेरिकी प्रवक्ता ने इसे रूसी तेल खरीद को रोकने के लिए जरूरी दबाव बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि रूस को झटका दिया जा सके। लेकिन भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी रूस रुक नहीं रहा। नतीजन अब बाकी देश भी भारत पर टैरिफ लगाएं तो रूस युद्ध रोक देगा। ऐसी कल्पना अब अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वाला फैसला तो ले लिया, लेकिन हर दिन टैरिफ को लेकर उसका यू टर्न अब खुलकर सामने आ रहा है। पहले भारत के खिलाफ यह कड़ा फैसला लिया और अब इसी फैसले पर अफसोस जताते अमेरिकी मंत्रियों को देखा जा सकता है। और अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर बड़ी गलती कर दी। उन्होंने यूरोप का नाम लेकर कहा कि यूरोप की वजह से भारत पर टैरिफ लगाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना कि रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था और उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि यह आसान फैसला नहीं था। उन्होंने साथ यह भी कहा कि देखिए, यह यूरोप की प्रॉब्लम है। यानी रूस और पुतिन की जंग को उन्होंने यूरोप की प्रॉब्लम बता दी। लेकिन एक गलती जो ट्रंप ने बोलने में की वो यह कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है। सबसे बड़ा ग्राहक और सबसे बड़ा खरीदार तो चीन है। चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीद रहा था। हैरानी की बात यह कि जिस चीन के खिलाफ अमेरिका को फैसला लेना था, उसके खिलाफ अमेरिका ने कोई फैसला नहीं लिया। ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते खराब होने और 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर अब सफाई देनी शुरू कर दी है। ट्रंप का कहना है कि हमने काफी कुछ किया है। ट्रंप के इस कदम के बाद भारत में नाराजगी बढ़ी और अमेरिका विरोधी भावनाएं देखी गईं। पश्चिमी देशों ने रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले से ही सैंक्शन लगाए। ऐसे में ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत के निर्यातों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने माना कि यह बड़ा कदम था और इससे भारत के साथ रिश्ते खराब भी हुए। ट्रंप की ट्रेड वॉर से दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अभी भी चल रही है। बता दें, अमेरिका ने पहले भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया था। फिर रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। इस तरह भारत पर टैरिफ बढ़कर 50% कर दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। हालांकि ट्रंप ने अब यह साफ साफ स्वीकार कर लिया कि उनसे एक बड़ी गलती हुई है। उनकी सरकार व्यापार अवरोधों को दूर करने के लिए बातचीत जारी भी रख रही है और पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेताब है। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रंप ने एक ट्वीट किया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। बहुत जल्द यह फाइनल हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए वह उत्सुक हैं। इससे पहले उन्होंने भारत के साथ संबंधों को फिर से सही करने की दिशा में भी एक कदम उठाने की बात की थी। ट्रुथ सोशल पर वो बार बार भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर इन दिनों खूब बयानबाजी कर रहे हैं। यह वही ट्रंप हैं जब से कुछ ही दिनों पहले कह रहे थे कि भारत से किसी भी कीमत पर अब ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। यही ट्रंप अब अपनी बात से यू टर्न ले रहे हैं और भारत के साथ फिर से व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाने की बात कर रहे हैं। भारत अपनी रक्षा ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है और इसी क्रम में भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया गया है। जर्मनी की प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी हिजन ग्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के साथ प्रोजेक्ट 75 के तहत समझौता वार्ता शुरू कर दी है। यह परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 7,000 करोड़ है।
इसके अंतर्गत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो न केवल नौसेना की जल सामरिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को और भी सशक्त बनाएगी। आपको बता दें कि जर्मनी यूरोप का एक प्रमुख देश है और नेटो जैसे महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन का सदस्य भी है। ऐसे में जर्मनी का भारत के साथ पनडुब्बियों जैसे रक्षा सौदे पर आगे बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, खासकर उस वक्त जब अमेरिका भारत पर विभिन्न व्यापारिक और रणनीतिक दबाव बना रहा है। यह साझेदारी निश्चित रूप से वॉशिंगटन के लिए एक झटका कही जा सकती है। रही बात प्रोजेक्ट 75 की, तो आपको बता दें, प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना का एक महत्वाकांक्षी और रणनीतिक रक्षा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 6 अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। यह पनडुब्बियां अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम से लैस होंगी, जो उन्हें लंबे समय तक पानी के नीचे रहने और दुश्मन पर चुपचाप हमला करने की क्षमता देंगी। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसमें 100% तकनीक हस्तांतरण यानी कि TOT शामिल होगा। पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शेप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया जाएगा। यह सौदा अगस्त 2025 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) द्वारा मंजूर किया गया था और इसके लिए बातचीत सितंबर 2025 में शुरू हो गई। योजना के अनुसार यह वार्ता अगले 6 महीनों में पूरी हो जाएगी। जर्मन कंपनी TKMS द्वारा प्रस्तावित डिजाइन टाइप 214 पर आधारित होगा, लेकिन इसे भारतीय नौसेना की जरूरतों के मुताबिक बदला जाएगा। इन सबमरीन्स की खासियत यह होगी कि इनका लंबा हल पानी के अंदर चलने के दौरान कम शोर करेगा, जिससे दुश्मन को पकड़ना मुश्किल होगा। उम्मीद की जा रही है कि पहली पनडुब्बी साल 2032 तक तैयार हो जाएगी। आपको बता दें, TKMS जर्मनी की एक प्रमुख शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो खास तौर पर पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण में माहिर मानी जाती है। वहीं MDL भारत की रक्षा कंपनी है, जिसे पहले स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के सफल निर्माण का अनुभव है। दोनों कंपनियों ने 2004 में कॉन्सेप्ट डिजाइन एग्रीमेंट (CDA) को पूरा कर लिया था, जो प्रोजेक्ट 75 की दिशा में एक बड़ी शुरुआत थी। प्रोजेक्ट 75 न केवल भारतीय नौसेना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जर्मनी ने भारत को विशेष रक्षा साझेदार का दर्जा दिया है, जिससे सैन्य खरीद प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक में ही होगा, जिसमें 50% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। TKMS भारत को पूरी तकनीक हस्तांतरित करेगा, जिससे भारत भविष्य में अपने दम पर पनडुब्बियों का निर्माण कर सकेगा। पहले स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट में फ्रांस से तकनीक तो मिली थी, लेकिन उसमें AIP सिस्टम से जुड़ी समस्याएं थीं। इसके मुकाबले TKMS का टाइप 214 AIP सिस्टम समुद्री परीक्षण में सफल रहा है। फिलहाल भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर पुरानी हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट 75 से नौसेना की ताकत लगभग दोगुनी हो जाएगी और यह उसे 2030 तक पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और सक्षम बना देगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस प्रोजेक्ट को भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी बताया है। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन इस ताकत के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो अब पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आर्थिक सलाहकार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि अमेरिका अपने $37 ट्रिलियन के कर्ज को रातों रात गायब करने की तैयारी में है। जी हां, उन्होंने इसको सीधे सीधे एक पॉन्जी स्कीम करार दिया। अब सवाल उठता है, क्या वाकई अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्या यह सिर्फ थ्योरी है या फिर आने वाले समय में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला सच? आज हम इसी बड़े खेल को एक्सपोज करेंगे। दरअसल अमेरिका का नेशनल डेब्ट सितंबर 2024 तक बढ़कर 37.4 ट्रिलियन तक पहुंच गया। डेब्ट टू GDP रेशियो 126% से ऊपर है। हर साल सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो रहा और 2035 तक अमेरिकी टैक्स रेवेन्यू का 25% हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज के ब्याज चुकाने में जाएगा। यानी साफ है कि कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स से अमेरिका का डेब्ट कंट्रोल होना नामुमकिन है। टेस्ला के CEO एलन मस्क तक यहां कह चुके हैं कि US गवर्नमेंट इज अनफिक्सेबल। अब इस बीच एक नया ट्विस्ट आता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार एंटोन कोबियाक ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्तोक में कहा, अमेरिका अपने $37 ट्रिलियन के डेब्ट को क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड मैनिपुलेशन के जरिए मिटाने की तैयारी में उतर चुका है। यह बयान इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में वायरल हो गया, क्योंकि ये वही बातें हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी रैलियों में बोल चुके हैं
कि हम क्रिप्टो की मदद से अपना 35 ट्रिलियन का कर्ज चुका देंगे। जी हां, अमेरिका के जीनियस एक्ट और कई रेगुलेशंस पास किए गए हैं। हर स्टेबल कॉइन को $1 के लिक्विड एसेट डॉलर या ट्रेजरी बिल्स के बैकअप करना अनिवार्य हो गया है। जैसे जैसे स्टेबल कॉइन मार्केट बढ़ेगा, वैसे वैसे यूएस ट्रेजरी बिल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे अमेरिका को नए खरीदार मिलेंगे और जो उसका डेप्ट उठाते रहेंगे। यानी पहला स्टेप है डिफॉल्ट से बचना। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरा है बिटकॉइन रिजर्व। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ऑर्डर साइन किया है। अमेरिका का अनक्लेम्ड बिटकॉइंस को भी जब्त कर रहा है। धीरे धीरे बिटकॉइन और क्रिप्टो की डिमांड बढ़ेगी। अमेरिका ने पहले ही हजारों बिटकॉइन जमा कर लिए हैं। जैसे ही कीमतें आसमान छू जाएगी, अमेरिका कहेगा, देखो हमारे पास जितने क्रिप्टो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू $50 ट्रिलियन हो गई है। यानी 37 ट्रिलियन का कर्ज एक झटके में मिट गया। तीसरा है प्लान बी पॉन्जी स्कीम का असली चेहरा। अगर प्लान ए क्रिप्टो रिजर्व काम ना करे तो अमेरिका के पास प्लान बी है। दुनिया को मजबूत किया जाएगा कि वो डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पहले से ही उसमें मुंह उठाकर घुस चुका है। धीरे धीरे पूरी दुनिया इकोनॉमी इन डिजिटल डॉलर टोकन्स में शिफ्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा? पाकिस्तान जैसे घटिया देश जिन्होंने यूएस बॉन्ड खरीदे, उनको कैश डॉलर नहीं बल्कि स्टेबल कॉइन टोकन्स दिए जाएंगे। बाद में अमेरिका कह देगा कि अब इस टोकन की वैल्यू आधी कर दी गई है। नतीजा यह होगा कि उधार तो हो गया है, लेकिन असल में लेंडर्स को भारी नुकसान होगा। यानी गिफ्ट कार्ड वाला खेल। कर्ज में अमेरिका मुक्त, लेकिन दुनिया लूटी गई। क्या ऐसा पहले हो चुका है इतिहास में? तो जी हां, इतिहास के सबूत है। 1933 रूज बेल्ट का गोल्ड रिवॉल्यूशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के सारे अमेरिकी गोल्ड जब्त। एक ऑन्स की कीमत $20 से बढ़ाकर $35 कर दी गई। नतीजा सरकार का आधा कर्ज समाप्त हो गया। 1971 निक्सन शॉक, डॉलर को गोल्ड से डिटच कर दिया गया। अब डॉलर सिर्फ पेपर है, गोल्ड नहीं देंगे। दुनिया के भरोसे को तोड़ा, लेकिन अमेरिका बच गया। यानी यह पहली बार नहीं हो रहा। अमेरिका बार बार यही करता आया है। पाकिस्तान की भूमिका की बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी क्रिप्टो को अपनाने लगा है। डॉलर शॉर्टेज की वजह से वो स्टेबल कॉइन्स पर निर्भर हो रहा है। अमेरिका इसको एक टेस्ट केस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की होल्डिंग कम कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को भी आने वाले समय में क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम में खींचा जाएगा? वैसे अगर अमेरिका वाकई यह गेम खेलता है तो दुनिया हर देश को झटका देगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। खैर, पुतिन के आर्थिक सलाहकार का यह इंटरव्यू एक चेतावनी है। अमेरिका का डेप बम इतना बढ़ गया है कि इसे पारंपरिक अर्थशास्त्र से हल नहीं किया जा सकता है। अब या तो क्रिप्टो रिजर्व का खेल होगा या फिर स्टेबल कॉइन वाली पॉन्जी स्कीम। इतिहास गवाह है कि अमेरिका पहले भी गोल्ड और डॉलर के साथ ऐसा कर चुका है। इस बार भी हो सकता है कि दुनिया का नुकसान और अमेरिका का फायदा हो। एक छोटे से देश डेनमार्क ने ऐसा फैसला लिया जिसने भारत के सबसे बड़े रक्षा सपने तेजस को महीनों तक बंधक बना दिया था। लेकिन अब वही डेनमार्क एक ऐसा बड़ा ऐलान कर चुका है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। आज पूरा भारत खुशी से झूम रहा है, क्योंकि जिस ऐलान का इंतजार पूरे भारत को महीनों से था, वो आखिरकार हो गया है। क्या है वो ऐलान? क्या है वो फैसला? क्यों चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है? और अब भारत किस तरह बन रहा है दुनिया की नई रक्षा महाशक्ति? दरअसल भारत का सपना रहा एक ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार करने का जो न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करे, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस सपने का प्रतीक है, प्रमाण है। तेजस को भारतीय वायुसेना ने हरी झंडी दे दी है। HAL ने इसे तैयार किया है और मार्च 2024 से 83 विमानों की डिलीवरी शुरू होनी थी। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, ना एक विमान बना, ना एक स्क्वाड्रन इंडक्शन हुआ। राष्ट्र प्रतीक्षा में था, पूरा देश प्रतीक्षा में था। विरोधी देश ताने मार रहे थे और रक्षा एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे थे कि आखिर तेजस कहां रुक गया, कहां अटक गया। दरअसल इसके पीछे है तेजस का इंजन। GEF 404 को चलाने के लिए एक बेहद छोटा लेकिन अहम उपकरण चाहिए, इंजन चार्ज एम्पलीफायर। इसे समझ लीजिए जैसे कार का इग्निशन सिस्टम है, वैसा ही है। बिना इसके इंजन स्टार्ट नहीं होने वाला। डेनमार्क ने इस छोटे से पुर्जे को ड्यूल यूज कैटेगरी में डालकर उस पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। मतलब तेजस की पूरी प्रोडक्शन लाइन थम गई। HAL हाथ मलता रह गया। वायुसेना भी इंतजार करती रह गई और फिर दूसरी तरफ दुश्मन देशों ने यह सोच लिया, सोचकर बैठ गए कि भारत का सपना अब टूट गया। चीन और पाकिस्तान में हल्की फुल्की खुशी का माहौल बन गया।
पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख के कहने लगी कि भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने में नाकाम हो गया। लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे लिखी जा रही थी। भारत ने 2 मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ दी। पहला मोर्चा क्या है वह जान लीजिए। पहला मोर्चा है कूटनीति का। सितंबर 2024 में भारत ने डेनमार्क के साथ शांत लेकिन दृढ़ बातचीत शुरू कर दी। भारत ने साफ कर दिया कि यह पुर्जा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और इसका उपयोग पूरी तरह से डिफेंसिव है। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा है स्वदेशीकरण। HAL और बेंगलुरु की एक निजी फर्म को गोपनीय मिशन दे दिया गया। इसी पुर्जे का मेड इन इंडिया वर्जन बनाना है और जल्दी से जल्दी बनाना है, यानी कि डबल सोर्सिंग स्ट्रेटजी। अगर बाहर से सप्लाई रुके तो देश के अंदर से विकल्प तैयार हो, और इसका परिणाम सामने आ गया। डेनमार्क दबाव में आकर एक्सपोर्ट बैन हटा देता है और साथ ही भारत में बना पहला स्वदेशी इंजन चार्ज एम्पलीफायर भी तैयार हो जाता है और अब तेजस के पंखों पर कोई रोक नहीं है। आज की तारीख में भारत के पास दोहरी ताकत है। पहला है डेनमार्क से आने वाली सप्लाई भी, और दूसरा है मेड इन इंडिया प्रोडक्शन भी। इसका मतलब क्या होता है यह जान लीजिए। इसका मतलब है कि चाहे कोई भी देश भारत को रोकने की कोशिश करे, तेजस का उत्पादन अब कभी भी नहीं रुकने वाला है। भारतीय वायुसेना को तेजस MK1 लड़ाकू और 10 ट्रेनर मिलेंगे, और हाल ही में मंजूर हुए 57 अतिरिक्त MK1A का उत्पादन भी रिकॉर्ड समय में होगा। कुल मिलाकर आने वाले 5 सालों के भीतर, 5 सालों के अंदर 200 से अधिक तेजस भारतीय आसमान में दहाड़ेंगे और पाकिस्तान की नींद उड़ाएंगे।